ओके जी, बस बात है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट की है नॉर्मोसिटिक इनीमियास के बारे में। ठीक है जी, ये वो इनीमियास है जिसमें एमसीवी वैल्यू 80 से लेके 100 तक होती है। ठीक है, इसमें हमने दो इनीमियास पढ़ी है, G6PD डिफिशिएंसी और PNH स्टैंड फॉर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, G6PD किस प्रोसेस के अंदर काम करता है? बस, वेरी गुड। G6PD is the enzyme which is a rate limiting enzyme for HMP shunt। ठीक है, HMP shunt एनर्जी किस सेल के लिए बनाता है? बस, आरबीसी रेड ब्लड सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है। और G6PD की वजह से हमें क्या मिलता है? विच थिंग इज प्रोड्यूस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ G6PD? NADPH। वेरी गुड। और NADPH ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में रखता है और वो आरबीसी लाइसिस को प्रिवेंट कर देता है। एमसीक्यूज में अगर आ जाए एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट? आंसर इज ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन लीवर बनाता है, ये लीवर में बनता है और हमें मुख्तलिफ टॉक्सिक फ्री रेडिकल से प्रिवेंट कर देता है। ठीक है जी, G6PD की चांसेस किस ड्रग के साथ होती है? बस, ओके, किसके साथ होती है? हाँ काशिद, G6PD डिफिशिएंसी के चांसेस किस ड्रग्स के साथ होती है? हाँ जी, और ओके गुड, सल्फोनामाइड एंड प्रेमाक्विन। प्रेमाक्विन इज एंटी मलेरियल। ठीक है, प्रेमाक्विन अगर कोई यूज करे और ब्लैक यूरिन का कंप्लेंट करे, ये G6PD डिफिशिएंसी है। ठीक है, PNH के अंदर किस चीज की डिफिशिएंसी होती है? आप बताए शाबाश। PNH में GPI ग्लाइकोसाइल फास्फेटाइल आयोनोसाइटोल। GPI इज अ एंकरिंग सब्सटेंस बिटवीन डेफ एंड आरबीसी और ये C3 कन्वर्टेज की एक्टिविटी को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, GPI अगर नहीं है तो C3 कन्वर्टेज शेलो ब्रीदिंग की वजह से एक्टिवेट होता है, क्योंकि C3 कन्वर्टेज तब एक्टिवेट होता है जब एनवायरनमेंट एसिडोटिक होता है, एसिडोसिस होता है। ठीक है, और इससे आरबीसी लाइसिस के चांसेस ज्यादा होती है। ओके, समझ बताए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस है कि एक्स्ट्रावस्कुलर है? बस, वेरी गुड। हम हेप्टोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं। हेप्टोग्लोबिन अगर कम है इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस है, अगर ज्यादा है तो एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस है। किस हीमोलाइसिस के अंदर जॉन्डिस होता है? एक्स्ट्रावेस्कुलर। जब वेसल से बाहर लाइसिस होती है तो उसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है और वो लीवर हैंडल नहीं कर पाता, तो एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस जहां पे भी होता है उसमें जॉन्डिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इस तरह आप लोग बार बार रिपीट करें, डेली मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, इंट्रावस्कुलर के अंदर हेप्टोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और एक्स्ट्रावस्कुलर में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास anemia. The first anemia is called hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis. This is the next anemia. इस कंडीशन के अंदर याद रखें, दिस एनीमिया या दिस कंडीशन is characterized by membrane defect of आरबीसी। इस एनीमिया के अंदर आरबीसी की मेम्ब्रेन डिफेक्ट होती है। क्लियर है जी? याद रखना है कि आरबीसी नॉर्मली इज अ बाई कनकेव शेप। ये क्या होता है? बाई कनकेव। देखें, हमने नॉर्मल आरबीसी अगर ड्रा करनी है, नॉर्मल आरबीसी, तो एज वी डिस्कस कि नॉर्मल आरबीसी इट लुक लाइक बाई कनकेव शेप। इस तरह होता है कि नहीं? और इस बाई कनकेव शेप के अंदर लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन आर देयर। नॉर्मली ये क्लम्स में होती है कि वाइड स्प्रेड होती है? वाइड स्प्रेड। ये वाइड स्प्रेड होती है आरबीसी के अंदर। ठीक है जी, ये बाई कनकेव शेप है। लेकिन इसकी जो बाई कनकेव शेप है ये कौन मेंटेन करता है? ये एमसीक्यूज आता है। इस बाई कनकेव शेप को मेंटेन रखने के लिए इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको स्टेबलाइज रखने के लिए प्रोटीन चाहिए। उसको कहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। मेम्ब्रेन
स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन दिस, ठीक है, कि सम प्रोटीन्स आर देयर विच कैन स्टेबलाइज मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, और उस स्टेबलाइजिंग इफेक्ट की वजह से आरबीसी की शेप कौन सी होती है, बाइकनकेव होती है। अब वो कौन सी प्रोटीन है जो इस आरबीसी को किस शेप में रखती है, बाइकनकेव। नंबर 1 स्पेक्ट्रिन, एक प्रोटीन का नाम क्या है, स्पेक्ट्रिन। नंबर 2 एनकायरिन, एनकायरिन। और नंबर 3 इज बैंड 3, बैंड 3। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये 3 ऐसे प्रोटीन है, इसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन जो है ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को किस शेप में रखती है, बाइकनकेव शेप में रखती है, ठीक है। अब अगर आरबीसी की इन प्रोटीन में से कोई इशू आ जाए, स्पेशली अगर स्पेक्ट्रिन का मतलब खराब हो जाए, तो फिर आरबीसी बाइकनकेव रहेगा, नहीं होगा, इसकी शेप में तब्दीली आएगी क्या, नहीं। So if there is any problem in this protein, RBC shape will turn to abnormal and it look like this, फिर ये इस तरह बन जाएगी। इसको हम नॉर्मल आरबीसी कहेंगे कि एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल आरबीसी। और इसकी जो शेप है ये बाइकनकेव से रिप्लेस हो चुका है स्फेरिकल पे, किस चीज पे, स्फेरिकल, स्फेयर की तरह, दैट इज स्फेरिकल शेप। तो देखें, ऐसा कंडीशन एमसीक्यू याद रखें, वो डिजीज जो माँ बाप से मिलती है, बाई बर्थ मिलती है, उसको हम हेरिडिटरी प्रॉब्लम कहते हैं। तो अगर कोई बाई बर्थ हेरिडिटरी माँ बाप से कोई जीन ऐसी खराब आई है कि बच्चे में ये प्रोटीन खराब हो जाए, तो फिर उन बच्चों के अंदर आरबीसी की जो बाइकनकेव शेप है ये किस पे रिप्लेस हो जाएगी, स्फेरिकल। सो द कंडीशन इन विच द प्रॉब्लम इज बाई बर्थ, दैट इज हेरिडिटरी, where RBC biconcave shape is replaced into spherical, condition is called spherocytosis. Clear है? Spero is the word used for which shape? Spherical. Cyto mean ये cell है, cytocell, osis mean condition. A condition where RBC biconcave shape is replaced by spherical shape, condition is known as spherocytosis. Clear है कि नहीं? अब देखें, इस आरबीसी की सरफेस एरिया को देखें, ये इतना सरफेस एरिया है, तो उस पर हीमोग्लोबिन ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे, ज्यादा आएंगे। और अगर बीसी स्फेरिकल शेप हो जाए तो इसकी सरफेस एरिया इतना हो जाती है। तो सरफेस एरिया बाइकनकेव शेप की ज्यादा है कि स्फेरिकल की, बाइकनकेव। तो बाइकनकेव आरबीसी की जितनी सरफेस एरिया ज्यादा है उतना हीमोग्लोबिन अकोमोडेशन क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है, हीमोग्लोबिन क्या होगी, कम, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी और पेशेंट को इनीमिया के चांसेस होगी। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना है। ओके, बाइकनकेव शेप के 2 पॉइंट मैंने बताए थे कि बाइकनकेव शेप के 2 पॉइंट्स कौन से हैं। नंबर 1, इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से इस पे नंबर्स ऑफ हीमोग्लोबिन ज्यादा आते हैं। दूसरा ये है कि जो बाइकनकेव शेप आरबीसी है ये फ्लेक्सिबल होती है, ये स्मॉलर कैपिलरी के अंदर से आसानी से गुजर सकती है। अगर आरबीसी को बाइकनकेव से किस पे रिप्लेस की जाए, स्फेरिकल, तो फिर स्मॉलर कैपिलरी से ये गुजरेगी नहीं और वहां पे स्टक होगी, तो उसकी लाइफ चांसेस क्या होगी, वो ज्यादा होगी। क्लियर है? तो स्फेरिकल आरबीसी इज नॉट गुड। क्लियर है? वाई आरबीसी फ्रॉम बाइकनकेव शेप कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल, द रीजन इज दीज प्रोटीन डिफेक्ट। तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर आरबीसी की शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी, और इसका मेन वजह यह है कि किस प्रोटीन का इशू होगा, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, एंड दैट इज स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन एंड बैंड 3। अगर इन तीनों में से एग्जाम में आ जाए तो मोस्ट कॉमन इसमें फिर स्पेक्ट्रिन होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रिन प्रॉब्लम कैन मेक आरबीसी स्फेरिकल। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है जी? ओके, आप लोग सिंपल रखे, आरबीसी शेप वाई इज बाइकनकेव बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ 3 प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, बैंड 3। अगर इनमें से एक भी खराब हो जाए तो आरबीसी की जो शेप है वो बाइकनकेव से क्या बन जाएगी, स्फेरिकल, और इस प्रॉब्लम को हम हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिखे जेनेटिक नेचर। जेनेटिक नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। ये क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। देखिए, जेनेटिक्स हम आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल या फादर से या मदर से एक कॉपी ऑफ द जीन आ जाए, डिफेक्टिव कॉपी, मतलब ये कि एक जीन है उसका मसला है, वो फादर से आ जाए बच्चे में और वो डिजीज कराए, या वो कॉपी मदर से आ जाए और वो डिजीज कराए, तो ऐसा डिजीज जिसमें डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन कितने चाहिए, एक, या फादर से या
मदर से, इसको ऑटोसोमल क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। कुछ डिजीज ऐसी होती है कि इसमें जीन फादर से भी आना चाहिए, मदर से भी आना चाहिए, तो कितने जीन चाहिए, 2, उसको ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहाँ पे लेके अ कंडीशन इन विच वन डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन रिक्वायर्ड फॉर डिजीज। अब ये फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसी डिजीजेज जिसमें एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन की जरूरत हो उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं। क्लियर है जी। तो ये पॉइंट याद रखिए। ऑटोसोमल रिसेसिव हम आगे पढ़ेंगे, उसमें 2 डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखिए क्लिनिकल फीचर। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। क्या बात। ओके, याद रखे इसमें तो पहले लेके in this condition there is predominant हाँ जी extravascular hemolysis। ओके, अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस होती है कि नहीं, याद रखे होती है, हाँ, इसलिए तो ये वर्ड है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब 90% hemolysis in this condition is extravascular, but in some extent, very some extent, it also lead to intravascular hemolysis। लेकिन हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में आप लोगों का ये याद रखने वाली बात है कि इसमें 95 to 90% hemolysis क्या होती है, एक्स्ट्रावस्कुलर, इसलिए द वर्ड इज प्रीडोमिनेंट। हम एक्स्ट्रावस्कुलर को हाईलाइट करेंगे। तो देखिए, इस वजह से आप लोगों को कल मैंने क्या बताया था वो दोबारा आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आरबीसी स्फेरिकल बन गई है तो ये स्मॉलर कैपिलरी से पास हो सकेगी, हाँ जी, नहीं पास होगी। और ये स्मॉलर कैपिलरी स्पेशली कहाँ पे होती है, स्प्लीन में होती है। दीज आर द वेरी टाइनी एंड स्मॉल कैपिलरी प्रेजेंट इन द स्प्लीन। और जब ये स्फेरिकल आरबीसी स्प्लीन की कैपिलरी के साथ आ जाती है तो इसके साथ एंटर नहीं कर सकती, तो यहाँ पे स्टक होगी कि नहीं, और जब यहाँ पे स्टक होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, लाइसिस। तो लाइसिस ऑफ आरबीसी आउटसाइड द वेसल इसका एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलिसिस। और जब ये लाइस हो जाएगी तो इससे हीमोग्लोबिन निकलेगा कि नहीं, और आप लोगों को बताया था हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट होगा, हीम में और ग्लोबिन में। हीम फिर किस में कन्वर्ट होगा, आयरन और प्रोटोफोरपायरिन में। प्रोटोफोरपायरिन बिलिवर्डिन बनाता है और आखिर में क्या बनेगा, बिलिरोबिन। अब ये बिलिरोबिन इतना ज्यादा होगा कि लीवर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो एक्सेस बिलिरोबिन जाकर कहाँ पे डिपॉजिट होगा, आइज में, एंड द पेशेंट डेवलप जॉइंटिस। पेशेंट को क्या हो जाएगा, जॉइंटिस। तो एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलिसिस जब भी पेपर में आ जाए उसमें पेशेंट को क्या होता है, जॉइंटिस होता है। जॉइंटिस को एक और नाम भी देते हैं, एनीवन, बस व्हाट इज द, और नहीं यार, हम सब ने एक अस्पताल खोलना है फ्री में, ठीक है, सही है, फिर उसमें जिसने जो भी किया, ठीक है ना, हाँ जी। जॉइंटिस का एक और नाम है, मेडिकल नाम, दैट इज कॉल्ड एक्टेरस। एक्टेरस इज द अनदर नेम ऑफ जॉइंटिस। क्लियर है। जॉइंटिस के अंदर किस चीज का लेवल बढ़ जाता है, बिलिरोबिन। एक्सेस बिलिरोबिन इन द बॉडी कैन कॉज येलोविश डिस्कलरेशन टू द आई। तो जब भी बिलिरोबिन बॉडी में बढ़ जाता है वो आई को कौन सा कलर देता है, येलोविश कलरेशन, इसको जॉइंटिस कहते हैं। नेक्स्ट देखें, इस पेशेंट में पेलरनेस होगी, पेलर। इसको जब हम बाहर से देखेंगे द पेशेंट विल लुक लाइक पेल, व्हाई, बिकॉज ऑफ इनीमिया। इसमें एचबी की कमी होगी तो देयर विल बी पेलरनेस। फिर लेके फटीग, इन लोगों को आसानी से थकावट होगी, फटीगेबिलिटी, ये जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे ये लोग आसानी से थक जाते हैं, सो देयर विल बी फटीगेबिलिटी। मसल पेन, इन लोगों में मसल पेन होता है, ठीक है, फटीगेबिलिटी एंड मसल पेन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम, ऐसा इनीमिया जिसके अंदर स्प्लीनोमेगेली होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लीनोमेगेली मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन साइज। अगर स्प्लीन साइज में इनलार्ज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीनोमेगेली। तो इसके सामने लेके इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन,
या इंक्रीज इन द स्प्लीन साइज इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगेली। ये जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है कैपिलरी के बाहर, ये कहाँ पे होती है? स्प्लीन में। तो जितना स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी उतना स्प्लीन कोशिश करेगी कि आरबीसी को ज्यादा बनाए भी। तो डिस्ट्रक्शन प्रोडक्शन दोनों होती है। तो स्प्लीन का काम बढ़ जाएगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। वैसे कंपनसेटरी मैकेनिज्म वो अपना साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो स्प्लीनोमेगेली इज देयर इन हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस बिकॉज आरबीसी डिस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन गोज साइड बाय साइड। क्लियर है? दूसरी बात, स्प्लीन काम क्यों कैसे करेगा? जब स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन भी होगी प्रोडक्शन भी होगी तो स्प्लीन का जो काम है वो बढ़ जाएगा। और इसके लिए पावर हाउस को बढ़ाना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर क्या होगा? ज्यादा। जितना माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा सेल साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओवरऑल स्प्लीन साइज बढ़ जाएगा। क्लियर है? दो इनीमिया ज्यादा रखे। कल मैंने इसलिए पॉइंट छोड़ दिया था, मैंने कहा इसके साथ बताऊंगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि किन दो इनीमिया के अंदर स्प्लीनोमेगेली होती है, आप लोगों ने साइड पे लेके इनीमिया काजिंग स्प्लीनोमेगेली, वन इज थैलेसीमिया, अनदर इज हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होती है? स्प्लीनोमेगेली। ये मैं कल थैलेसीमिया में इसलिए नहीं बताया था, मैंने कहा इसके साथ पढ़ाऊंगा। द इनीमियास काजिंग स्प्लीनोमेगेली, कि वो कौन सी इनीमियास है जिसके अंदर स्प्लीन का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वन इज थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया के सामने ब्रैकेट में लेके बीटा थैलेसीमिया। क्लियर है? और साथ में लेके हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। क्लियर है? ओके, अब ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके लिखे इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, या डायग्नोज लिखे, डायग्नोज, हाउ यू कैन डायग्नोज। हाँ जी, एनीवन इन द क्लास टेल मी व्हाट यू विल डू फर्स्ट इन द पेशेंट। हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, आप एक पेशेंट है, उसमें पेलरनेस है, उसकी जॉइंटिस है, उसको इनीमिया की सिम्टम है, और उसका स्प्लीन साइज भी क्या है? ज्यादा है। तो सबसे पहले आप पेशेंट को क्या बताएंगे? हाँ जी, शाबाश। डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो डॉक्टर आप क्या करेंगे पहले? हाँ, उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले क्या करेंगे? हाँ, उससे पहले क्या करेंगे? शाबाश। सिर्फ किताबी चीजें नहीं पढ़नी, प्रैक्टिकल फील्ड में भी आप लोगों ने जाना है। पहले क्या करेंगे? उससे पहले क्या करेंगे? हाँ, सैनिटाइज करेंगे। हाँ जी, बताए, शाबाश। व्हाट शुड डू? उससे पहले क्या करेंगे? हाँ, क्या? रिस्पेक्ट करेंगे। उससे पहले क्या करना है? इंस्पेक्ट करने से पहले क्या करेंगे? इंस्पेक्ट तो आपने कर दिया कि इसकी येलोविश डिस्कलरेशन है, इनीमिया की सिम्टम है, स्प्लीन भी चेक किया, स्प्लीनोमेगेली भी है। अब आप पेशेंट के साथ आगे क्या करेंगे? उसके साथ चैट करेंगे कि क्या करेंगे? हाँ, चाय पियेंगे? क्या करेंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये कि नहीं? यू हैव टू टेक डिटेल हिस्ट्री ऑफ फैमिली। उसको बताया कि इस तरह का मसला फैमिली में किसी को तो नहीं है, तो लेके फैमिली हिस्ट्री। सबसे पहले आप लोगों ने फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछना है, क्योंकि हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। और या फादर वो जीन कंट्रीब्यूट करेगा या मदर, तो जिसने जीन कंट्रीब्यूट किया है तो शायद उसमें भी वो मसला हो। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में पूछते हैं कि इस तरह मसला खानदान में किसी और को है कि नहीं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, इसके बाद फिर हम लिखेंगे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर एचबी लेवल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं एलएफटी। एलएफटी स्टैंड फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट करके हमें पता चलेगा बिलिरुबिन लेवल क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि द पेशेंट डेवलप जॉइंटिस। तो जॉइंटिस के अंदर बिलिरुबिन लेवल विल बी इंक्रीज। तो यहाँ मैंने कहे इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि आप लोग एक टेस्ट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो ये चीज क्वेश्चन में जरूर आता है। दिस इज द ओनली टेस्ट विच इज डन फॉर हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। ये टेस्ट किसी और कंडीशन में नहीं की जाती, सिर्फ किसके लिए की जाती है? हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस के लिए। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का मतलब ये है when RBC put in hypotonic solution
when RBC put in hypotonic solution, usually it does not burst, but if RBC is spherical, it will be burst. That is called osmotic fragility test. ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन ये लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, देखिए ये बीकर है, फॉर एग्जांपल दिस द बीकर, इस बीकर के अंदर हमने एक सोल्यूशन डाला होता है। द सोल्यूशन इज विच सोल्यूशन? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। दिस इज अ सोल्यूशन, इट इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इधर सुन ले, हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेबोरेटरी वालों ने तैयार किया होगा। ठीक है, इसमें हम बाहर से क्या डालते हैं? आरबीसी। ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल के कुछ कतरे डालते हैं। अब मैंने किससे ब्लड ले लिया तो उसमें आरबीसी होंगे कि नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर मिलियंस में आरबीसीज होते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इस पेशेंट की आरबीसी स्फेरिकल है या बाई कनकेव है। अगर आप किसी को इधर देखें, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ ब्लड सैंपल, अगर आपने फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल इसमें डाल दिया है, ठीक है, थ्रो किया है, दिस इज अ ब्लड सैंपल यू ड्रॉन, इसमें दो तरह की आरबीसी अगर होगी, एक बाई कनकेव और एक और था स्फेरिकल। अब देखें, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, दिस फ्लूइड गोज इनटू आरबीसी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाती है। तो इधर देखिए, अगर आरबीसी ऐसा था, ये बाई कनकेव, ये सोल्यूशन अंदर जाएगी क्या? नहीं। और जब सोल्यूशन अंदर जाएगी, ये इस आरबीसी के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? प्रेशर। उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा इसकी मेम्ब्रेन पर, इस तरह ये इसकी मेम्ब्रेन पे मुख्तलिफ जगहों पे ये प्रेशर लगेगा कि नहीं। और अगर आरबीसी इस तरह होती, इस तरह, तो यहाँ पे भी प्रेशर लगता है कि नहीं लगता। लेकिन सरफेस एरिया किसकी ज्यादा है? बाई कनकेव शेप की, तो इसकी जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी कि एक जगह पे रहेगी? डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन इसकी सरफेस एरिया क्या है? कम है, तो इसकी प्रेशर एक जगह पे ज्यादा लगेगी। तो विच आरबीसी लाइस चांसेस इज वेरी हाई? स्फेरिकल आरबीसी, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया क्या है? कम है। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वो प्रेशर को बेयर नहीं कर पाएगी। और ये आरबीसी वीक है कि स्ट्रांग है? वीक। वीक आरबीसी बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया इज कॉल्ड फ्रेजाइल आरबीसी। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेजाइल आरबीसी। जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आरबीसी डालते हैं, यूजुअली इट डज नॉट बर्स्ट, अगर इसका शेप कौन सा हो? बाई कनकेव। लेकिन अगर आरबीसी की शेप स्फेरिकल है तो लेस सरफेस एरिया की वजह से दिस आरबीसी विल बी बर्स्ट। तो अगर आप किसी से ब्लड रिपोर्ट लेते हैं और वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने के बाद अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखते हैं कि आरबीसी की क्या हो रही है? बर्स्टिंग हो रही है, लाइसिस हो रही है, इसका मतलब ये आरबीसी की शेप में थी स्फेरिकल में। और स्फेरिकल आरबीसी इज ऑलवेज फ्रेजाइल आरबीसी, वेरी वीक आरबीसी, एंड दिस टेस्ट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब यह है कि आरबीसी इज स्फेरिकल एंड इट इन लाइस जब हम उसको किस में डालते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और अगर ये बाई कनकेव शेप में था तो फिर इसकी लाइस तो नहीं होती। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट ये किस कंडीशन के लिए की जाती है? हेरिडिटरी पीरोसाइटोसिस। क्लियर है? लिखे ट्रीटमेंट कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमने लिखना है, डेफिनेटिव, क्योंकि इसके बगैर इस पेशेंट की और ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? एनीवन इन द क्लास कि भाई ऐसा ट्रीटमेंट बताए जिसके बाद पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाए। शाबाश। ये आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन वगैरह है ये कहाँ पे होती है? स्प्लीन में। ये कहाँ पे होती है? स्प्लीन में, क्योंकि स्प्लीन के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज है और वहां से स्फेरिकल आरबीसी पास हो नहीं होती। तो हमारा टारगेट ये है कि हम डिस्ट्रक्शन रेट को क्या करें? कम करें। और इसका हल ये है कि हम स्प्लीन को रिमूव करें। तो दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन इज नोन एज स्प्लीनिक्टोमी। और स्प्लीन का काम बॉडी में क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है। और ये मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि जब हम स्प्लीन को रिमूव करते हैं तो हम पेशेंट को वैक्सीनेट करते हैं। क्या करते हैं? वैक्सीनेट। क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन इन द बॉडी इज स्प्लीन। स्प्लीन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, ये हमें बहुत सी इन्फेक्शन से बचाता है। तो अगर किसी से हमने स्प्लीन रिमूव किया है उसको हम वैक्सीनेट भी करते हैं ताकि बाद में इन्फेक्शन के चांसेस हो कम हो।
और जो लोग स्प्लीन रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी फीवर आपको आ जाए तो आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कराना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। क्लियर है? तो याद रखें एमसीक्यूज में, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, आंसर इज स्प्लीनेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन। क्लियर है? यहाँ पे लिखे पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन, पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन, ये एमसीक्यूज ये याद रखे। रिस्क, पार्वो इज अ नेम ऑफ, ये पार्वो वायरस B19 ये एक वायरस का नाम है। ये बोन मेरो को खराब करता है, बोन मेरो सप्रेशन करता है और इससे आल सेल प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि पार्वो वायरस B19 मुख्तलिफ इन्फेक्शन कराती है, वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर। लेकिन इसका रिस्क तब होता है जब पेशेंट को तैलेसीमिया हो। तैलेसीमिया पेशेंट में अगर एग्जाम में आ जाए कि तैलेसीमिया के अंदर किस वायरस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, parvovirus B19. The parvovirus B19 infection chances is very high in which patient? Thalassemia patient. Next देखिए hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis के अंदर भी parvovirus B19 के infection chances क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। So hereditary spherocytosis. और नंबर थर्ड इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, ये तीन कंसेप्ट याद रखे, बहुत बहुत कॉमनली क्वेश्चन में आते हैं। थैलेसीमिया, हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस एंड सिकल सेल अनीमिया, इन तीन कंडीशन के अंदर अगर कोई वायरस इन्फेक्शन की ज्यादा चांसेस है तो वो क्या है, पार्वोवायरस B19 है। क्लियर है? एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। इसके बाद देखिए सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद जो नेक्स्ट एनीमिया है दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। इसमें कोई क्वेश्चन है हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में? इसमें जी कौन सा? LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। मतलब ये है कि बिलिरुबिन लीवर पे बढ़ जाएंगे, तो जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे उसमें बिलिरुबिन ज्यादा आएंगे। इसका मतलब कि RBC लाइसिस इतनी ज्यादा है कि बिलिरुबिन लीवर हैंडल नहीं कर पाता। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हमेशा बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, ज्यादा, एंड दैट इज अ साइन ऑफ जॉन्डिस। ये हमें क्या बताता है, जॉन्डिस। तो हाउ मेनी प्रोटीन डिफेक्ट आर देयर इन हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस? 3। कौन कौन से? स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन एंड बैंड 3। हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस की जेनेटिक क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मतलब या फादर वो जीन कंट्रीब्यूट करेगा या मदर कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है? हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के अंदर हीमोलाइसिस एक्स्ट्रावास्कुलर ज्यादा होती है कि इंट्रावास्कुलर? एक्स्ट्रावास्कुलर। और हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस पेशेंट के अंदर मेन जो डिस्ट्रक्शन है RBC वो कहाँ पे होती है, स्प्लीन में। इसलिए इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम उस एरिया को रिमूव करें जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है। तो स्प्लीनेक्टोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। क्लियर है? नेक्स्ट देखें सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया इज आल्सो नोन एज सिकल सेल डिजीज। इसको हम सिकल सेल डिजीज भी कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया भी कहते हैं। ठीक है? लेकिन अ कंडीशन इन विच देयर इज म्यूटेशन इन, a condition in which there is mutation in beta globin chain। देखिए सिकल सेल अनीमिया के अंदर म्यूटेशन मीन चेंज, जो मसला होता है चेंज होता है वो किस चेन में होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो याद रखें, वेलिन अमाइनो एसिड इन बीटा ग्लोबिन चेन is replaced by glutamic acid। इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है जी? वेलिन एक अमाइनो एसिड का नाम है, ये पोजीशन तब्दील कर देता है किसके साथ, ग्लूटामिक एसिड के साथ। देखें अगर ये ग्लोबिन चेन है, दिस इज अ ग्लोबिन चेन, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ बीटा ग्लोबिन चेन, हमने अल्फा चेन भी पढ़ा था और बीटा चेन भी पढ़ा है। और देखिए हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन है कि नहीं, तो ग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। तो हम ये बीटा ग्लोबिन चेन की बात करते हैं। याद रखें
कि सिकल सेल अनीमिया के अंदर मेन इशू किस चेन में होता है, बीटा ग्लोबिन में, अल्फा में नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर दिस इज अमाइनो एसिड, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड है। अगर आप लोग रिकॉल करें, मैंने क्या बताया था कि एक बीटा ग्लोबिन चेन में कितने अमाइनो एसिड होती है, 146। वेरी गुड, ठीक है, 146 याद है। अल्फा में 141 होती है, इसमें 146 है। एक ग्लोबिन में के दोनों में, एक में, इस तरह दूसरे में भी 1 क्या होगी, बस 46। अब इधर समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस 146। दो शराइत याद रखिए, ग्लोबिन चेन विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल अगर बीटा के हर चेन में कितना अमाइनो एसिड हो, 146। इसका मतलब नंबर कम नहीं होना चाहिए 146 से। दूसरी बात याद रखें कि हर अमाइनो एसिड का अपना अपना क्या होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। जिस तरह आप क्लास में एक जगह पे बैठते, अगर आप कल उधर बैठ जाए तो आपकी फोकस नहीं रहेगी, क्योंकि क्लास में एक जगह होती है जहाँ पे बंदा फोकस होता है, यार ये मेरी जगह है। लोग इस तरह कहते हैं कि नहीं, आप एक जगह पे जब बैठते हैं तो आपकी फोकस वहां पे बन जाती है कि यार मैं वहां से ज्यादा सीख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड का नंबर भी ठीक होना चाहिए और अमाइनो एसिड की पोजीशन भी ठीक होना चाहिए। याद रखें, जो अमाइनो एसिड नंबर 2 है, ये हमारे पास दैट इज कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड। 2 नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, और 6 पे कौन सा होता है, वेलिन। अगर ये दोनों इस पोजीशन पे हो, इट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर गलती से म्यूटेशन की वजह से, चेंज की वजह से अगर वेलिन किस पोजीशन पे चला जाए, 2 पे, और ग्लूटामिक एसिड किस पे आ जाए, 6 पे, तो इस चेन के अंदर कोई चेंज आएगी कि नहीं, और ये पूरे हीमोग्लोबिन की शेप को क्या करेगी, चेंज करेगी, खराब करेगी। बात समझ गए कि नहीं। अब इसमें नंबर का इशू है कि पोजीशन का इशू है। पोजीशन का नंबर तो वही 146 है, लेकिन ये बंदा सिर्फ अपनी पोजीशन से 6 पे चला गया और ये 6 से किस पे आ गया, 2 पे आ गया। तो ये क्वालिटी का मसला है कि क्वांटिटी, ये क्वालिटी का मसला है। और जो तैलेसीमिया है उसमें क्या होता है, क्वांटिटी का मसला होता है। बात समझ गए क्या नहीं। तो अगर ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो जाए ग्लोबिन चेन के अंदर, और ये हीमोग्लोबिन को क्या बनाए, एबनॉर्मल बनाए, और इससे इनीमिया हो जाए, ऐसे इनीमिया को हम सिकल सेल इनीमिया कहते हैं। इधर देखे, जब ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाए, वेलिन, तो ये जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी, इसकी शेप इस तरह बन जाती है। देखे इस तरह, फॉर एग्जाम्पल दरांती होती है ना, दरांती, ठीक है ना, दरांती को सिकल कहते हैं। मतलब इसका जो शेप है वो दरांती लाइक बन जाती है, सिकल शेप बन जाती है इस तरह की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो आरबीसी की पूरी शेप है वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। बात समझ गए कि नहीं। इसका मतलब आरबीसी की जो शेप है, दे बिकम सिकल शेप व्हेन वेलिन इज रिप्लेस बाय ग्लूटामिक एसिड। क्लियर है। तो जब आरबीसी की शेप सिकल बन जाएगी तो ये वर्टिकली हाइटेड में ज्यादा होगी क्या, कम। हाँ जी, नॉर्मली तो आरबीसी किस शेप में होती है, बाइकन के हो। अब ये क्या बन गई है, सिकल शेप। तो जब आरबीसी सिकल शेप हो जाएगी तो फिर ये स्मॉलर कैपिलरी से पास हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, और ये स्मॉलर कैपिलरी के सामने स्टक होगी, इसकी लाइसिस भी होगी और कैपिलरी को ब्लॉक भी करेगी। तो ब्लड सप्लाई को क्या करेगी, तो ब्लॉक करेगी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। क्लियर है। अब यहाँ पे दो याद रखें कंडीशन। बीटा ग्लोबिन चेन कितनी है, क्या बात, बीटा ग्लोबिन चेन RO2। अगर एग्जाम में आ जाए कि एक पेशेंट में ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो गई है कितने ग्लोबिन चेन में, एक में, फिर उसको सिकल सेल डिजीज नहीं कहते या सिकल सेल इनीमिया नहीं कहते। अगर एक ग्लोबिन चेन के अंदर ये रिप्लेसमेंट हुई है, दिस इज कॉल्ड सिकल सेल ट्रेट। इसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल ट्रेट, या इसको हम कहते हैं सिकल सेल कैरियर, ठीक है। अगर एक बीटा ग्लोबिन चेन में वेलिन किससे रिप्लेस हो चुका हो, ग्लूटामिक एसिड, इट इज सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल व्हाट, इधर देख यार, सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल कैरियर। लेकिन अगर यहाँ पे भी ये चेंज आई है और यहाँ पे भी, तो कितने चेन खराब है, 2, तो फिर इसको सिकल सेल डिजीज कहते हैं, ये सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। ये एमसीक्यूज याद रखें। इसका मतलब ये है कि इफ वन बीटा ग्लोबिन चेन इन्वॉल्व glutamic acid replaced with valine, condition is sickle cell trait which is called sickle cell carrier। लेकिन अगर ग्लूटामिक एसिड वेलिन के साथ इसमें भी रिप्लेस है और इसमें भी है, दोनों में है, तो उसको हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। तो आप लोगों से अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, जेनेटिक इनहेरिटेंस बताएं, जेनेटिक नेचर, हाँ जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है,
ऑटोसोमल रिसेसिव में डिजीज के लिए एक कॉपी ऑफ द जीन चाहिए कि दो? दो। तो इस दर्जे के सिकल सेल ट्रेट या कैरियर, इस पे सिम्टम नहीं होते क्योंकि ये कैरियर है, ये इसमें डिफेक्टिव जीन है लेकिन इस पे खुद सिम्टम नमूदार नहीं होते। अब इधर देखिए, अगर एक पेशेंट है उसमें कितने ग्लोबिन चेन वाल है? एक, तो इस पे सिम्टम आएंगे? हाँ जी, इस पे सिम्टम आएंगे? नहीं आएंगे। कैरियर हमेशा से एसिम्टोमेटिक होता है क्योंकि इसका कितना जीन खराब है? एक। अगर एक और बंदा है उसका भी एक ग्लोबिन जीन खराब, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ फादर, ठीक है, जिसको क्या है? सिकल सेल ट्रेट है, और अगर फॉर एग्जांपल दूसरी साइड पे मदर है उसमें भी एक ग्लोबिन जीन खराब है, तो वो सिम्टोमेटिक होगी कि एसिम्टोमेटिक? हाँ, एसिम्टोमेटिक। एक ग्लोबिन चेन खराब होने से सिम्टम नहीं आते, ये एमसीक्यू याद रखें। अब इधर देखें, अगर फादर में एक ग्लोबिन चेन खराब है, मदर में भी एक ग्लोबिन चेन खराब है, और वो जनाब फर्टिलाइज करे और ये अपना वो कंट्रीब्यूट करे जो इसका खराब वाला ग्लोबिन चेन है, मदर से भी वो आ जाए, तो उसके बच्चे में एक ग्लोबिन चेन खराब होगा कि दोनों? दोनों। तो फिर उसको सिकल सेल ट्रेट होगा कि डिजीज होगी? डिजीज होगी। इसका मतलब यह है कि जिस बंदे में एक ग्लोबिन चेन का इशू हो वो खुद एसिम्टोमेटिक है, लेकिन वो फ्यूचर में अपने बच्चों को वो जीनो दे सकती है, या फॉर एग्जांपल दे सकता है, क्योंकि वो फादर मदर दोनों हो सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? नाउ ये पेशेंट खुद एसिम्टोमेटिक है, ये कैरियर है, लेकिन ये आगे अपने बच्चों को ये जीन ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? लेकिन अगर एक जीन का मसला दूसरे में चला गया, मतलब इसका भी मसला है इसमें भी, तो एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन हो गई कि दो? दो। ऐसा डिजीज जो दो डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन की वजह से हो जाए, एक फादर से और एक मदर से, उसको ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। तो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस वाज ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन सिकल सेल डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। क्लियर है? यहाँ पे लेके ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मतलब यह है कि जिस बंदे को सिकल सेल डिजीज है या सिकल सेल एनीमिया है, उसकी दोनों पेरेंट से एक एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन आ चुकी होगी। क्लियर है? ओके, इसके लिए क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर दैट इज वी विल डिस्कस फॉर द सिकल सेल एनीमिया। ओके, सिकल सेल एनीमिया ये मोस्ट लाइकली जो है ये 98% हेरिडिटी होती है, ठीक है, क्योंकि और ये म्यूटेशन किसी भी वजह से आफ्टर द बर्थ ये म्यूटेशन हो सकती है, लेकिन ये हो सकती है, लेकिन वी शुड फोकस ऑन म्यूटेशन फर्स्ट, ठीक है ना। और जब ये म्यूटेशन हो जाए तो हीमोग्लोबिन की जो शेप है वो सिकल सेल बन जाती है, और सिकल शेप हीमोग्लोबिन स्मॉलर कैपिलरी से आसानी से पास हो नहीं होती। यहाँ पे लेके इसकी क्लिनिकल फीचर्स, सबसे पहले जो सिकल सेल एनीमिया है ये ब्लड सप्लाई फिंगर को कम करती है। इस फिंगर को ब्लड सप्लाई मिलती है कि नहीं? छोटे छोटे कैपिलरीज है, और ये सिकल शेप आरबीसी ब्लड सप्लाई किसको कम करेगी? फिंगर, और इसकी वजह से फिंगर की इन्फ्लेमेशन होगी, दैट इज कॉल्ड डेक्टाइलाइटिस। डेक्टाइलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ फिंगर्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फिंगर्स। और एमसीक्यूज याद रखे कि ये तब होता है जब सिकल सेल एनीमिया किस में डायग्नोस हो जाए? चिल्ड्रन में, क्योंकि बच्चों की जो फिंगर है उसकी कैपिलरीज बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है। तो बच्चों के अंदर सिकल सेल एनीमिया में द फर्स्ट एरिया टू बी डैमेज इज फिंगर, और फिंगर के अंदर देखिए इस फिंगर को ब्लड सप्लाई मिलती है, अगर उस फिंगर की कैपिलरीज में सिकल शेप आरबीसी चली जाए तो ब्लड सप्लाई टू द फिंगर क्या होगी? कम होगी। तो ऑक्सीजन फिंगर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो वो एरिया ब्लू नजर आएगी, ब्लूइश फिंगर, ब्लूइश डिस्कलरेशन। हाँ जी, और कहाँ आपको ब्लड सप्लाई, अगर सिकल शेप आरबीसी ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम करे, कहाँ पे? किडनी, तो देयर विल बी रीनल पेन, पेशेंट को क्या होगी? रीनल पेन, पेशेंट विल डेवलप रीनल पेन इफ सिकल शेप आरबीसी डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी। तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम करने की वजह से द पेशेंट डेवलप रीनल पेन। क्लियर है? सिकल शेप आरबीसी आल्सो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, ये लंग्स को अगर ब्लड सप्लाई कम करे इट विल लीड टू चेस्ट पेन, इसकी वजह से क्या होगी? चेस्ट पेन, पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होगी कि नहीं? दैट इज कॉल्ड डिस्निया। डिस्निया के साथ साथ देयर विल बी चेस्ट टाइटनेस, पेशेंट को क्या होता है? चेस्ट टाइटनेस, सांस लेने की रफ्तार तेज होगी कि स्लो? तेज, दैट इज कॉल्ड टेकेपनिया। इसको हम क्या कहते हैं? टेकेपनिया, या आप लोग लिखे इंक्रीज आर आर, आर आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी रेट,
इंसान की जो सांस लेने की रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सिकैप्निया। देखिए ये जो सिम्टम लेके है, इफ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट डेवलप चेस्ट पेन, डिस्निया, डिस्निया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस एंड रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना, इसको कंबाइंडली कहते हैं अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। और अगर ये ब्लड सप्लाई लंग्स को मजीद कम होती रहे, एक वक्त आएगा कि इंसान कंप्लीटली सांस नहीं ले पाएगा और इससे डेथ चांसेस भी हो सकती है। तो बड़ों के अंदर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन सिकल सेल एनीमिया दैट इज अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखे, शाबाश। और क्या हो सकता है सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में? अनदर थिंग इज, पता है ना, अगर ब्लड सप्लाई, अगर ये सिकल शेप आरबीसी स्मॉलर कैपिलरी को ब्लॉक करें, दैट सप्लाई ब्लड टू दी ब्रेन, इट विल लीड टू स्ट्रोक। ब्रेन में क्या कराती है? स्ट्रोक। स्ट्रोक का नाम सुना है कि नहीं? स्ट्रोक से मुराद ये है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अगर ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कम हो जाए तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो बंदर डिजीनेस में चला जाएगा, वर्टिगो, सर का चक्कर आना, और इवन द पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस। पेशेंट क्या हो सकता है? अनकॉन्शियस हो सकता है, क्योंकि अगर ब्रेन को ब्लड मिलेगा नहीं तो पेशेंट सर्वाइव भी नहीं कर सकता, वो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस। और अगर वो अनकॉन्शियस हो जाए और उस पर 24 आवर से ज्यादा टाइम लगे, उसको कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोग लेके, इन दीज पेशेंट देयर में बी व्हाट, स्किन या नेक्रोसिस, नेक्रोसिस हो जाती है। व्हाट इज नेक्रोसिस? दैट इज द एबनॉर्मल सेल डेथ। अब जहां पे भी ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहां की लोकल टिश्यू की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और जब लोकल टिश्यू की डेथ हो जाए तो वहां पे सेल खत्म हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, स्प्लीन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा कि छोटा रह जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक एट्रोपी। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लीनिक एट्रोपी। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, स्प्लीनिक एट्रोपी। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में स्प्लीनोमेगेली होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर स्प्लीनिको एट्रोपी होती है। एट्रोपी का मतलब क्या है? डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड ऑफ एट्रोपी। और ये इसलिए है कि ब्लड सप्लाई टू द स्प्लीन क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अब इस कंडीशन को एक और नाम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एस्प्लीनिया। ठीक है, फंक्शनल एस्प्लीनिया, ये भी एमसीक्यूज में आता है। ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। स्प्लीनिया मीन स्प्लीन, फंक्शनल मीन फंक्शन, कि स्प्लीन है लेकिन फंक्शन का काबिल नहीं है, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें स्प्लीन के होते हुए भी वो काम ना कर पाए, इसको हम फंक्शनल एस्प्लीनिया कहते हैं। कहते हैं कि स्प्लीन इज देयर बट रिगार्डिंग फंक्शन इट इज एब्सेंट, इट इज नॉट वर्क प्रॉपरली। क्लियर है? तो ये जनाब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या है, और इसमें ओके नेक्स्ट पॉइंट लेके, अगर बोन को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, बोन, तो बोन को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से डिक्रीज बोन ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई बोन को कम हो जाए, व्हाट विल हैपन? बोन बिकम वीकर और स्ट्रांग। वीक, पेशेंट डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस। पेशेंट को क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब उसकी बोन में छोटे छोटे सुराख बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, और जिन बंदों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है उन लोगों में फ्रैक्चर की चांसेस क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हाट? इन्फेक्शन, मतलब बोन के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। अगर बोन और बोन मेरो, या बस किसमें? बोन और बोन मेरो दोनों की इन्फेक्शन होती है, इसको कहते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस, दैट इज कॉल्ड ऑफ osteomyelitis. So osteomyelitis is a condition in which there is inflammation of the bone and bone marrow. तो osteo का मतलब क्या है? bone, myelo mean bone marrow. तो bone marrow और bone दोनों की इन्फ्लेमेशन को osteomyelitis कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है और उसको ओस्टियो क्या हो जाए? शाबाश, माइलाइटिस, व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन काज? आंसर इज साल्मोनेला। साल्मोनेला इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया, साल्मोनेला पैराटाइपी, इसका नाम क्या है? साल्मोनेला पैराटाइपी। वैसे साल्मोनेला पैराटाइपी कैन कॉज टाइफाइड फीवर, ये क्या कराती है? टाइफाइड फीवर, ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देती है। लेकिन दिस बैक्टीरिया कैन कॉज ओस्टियोमाइलाइटिस
इफ द पेशेंट हैज सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है? ओके, अगर एग्जाम में इस तरह आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको ओस्टियोमाइलाइटिस है लेकिन उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। ओस्टियोमाइलाइटिस की मोस्ट कॉमन काज कौन बताएगा विदाउट सिकल सेल एनीमिया? अगर एग्जाम में आ जाए कि ओस्टियोमाइलाइटिस इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, तो फिर आंसर विल बी साल्मोनेला पैराटाइपी। लेकिन अगर ओस्टियोमाइलाइटिस किसी को आम हो जाए और उसमें सिकल सेल एनीमिया ना हो, देन स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कौन सी बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, तो उसको स्टेफ ओरियस भी लोग कहते हैं। तो स्टेफ ओरियस इज द कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस इन अ हेल्दी पर्सन। लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसमें अगर ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए तो फिर लीडिंग काज क्या है? साल्मोनेला पैराटाइपी है। ओके, ये डेक्टिलाइटिस पेशेंट में क्यों होता है? वाई डेक्टिलाइटिस इज देयर? ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। ये क्यों होता है? ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। ये किस वजह से होता है? ब्लड सप्लाई कम होने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऑल द फीचर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू डैश, आंसर इज पुअर ब्लड सप्लाई। ये जितने भी सिम्टम है ना, ये सारे के सारे कम ब्लड सप्लाई की वजह से होती है। वो इसलिए कि जो सिकल शेप आरबीसी है ये मुख्तलिफ कैपिलरीज को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। अब इन सब को कहते हैं वेजो। इज द वर्ड यूज फॉर व्हाट? वेजो, वेसल। ऑक्लूजियो का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। वेजो ऑक्लूजियो फेनोमेना इसको कहते हैं, याद रखें। वेजो ऑक्लूजियो फेनोमेना के सिकल शेप आरबीसी कैन ऑक्लूड, ऑब्स्ट्रक्ट ऑल द ब्लड वेसल विच लीडिंग टू ऑल दिस कंडीशन। क्लियर है कि नहीं? तो वेजो ऑक्लूजियो फेनोमेना का मतलब यह है कि जो सिकल शेप आरबीसी है ये मुख्तलिफ वेसल को क्या करता है? ऑक्लूड करता है। ऑक्लूड का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो रीनल पेन होगा, चेस्ट को अगर कम हो जाए तो चेस्ट पेन होगा। अब ये सारे सिम्टम पेशेंट में, एक पेशेंट में नहीं मिलती, लेकिन इन सब सिम्टम के चांसेस जरूर होते हैं, डिपेंड अपॉन द एरिया कि किस एरिया में ब्लड सप्लाई क्या है? कम है। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि ऑल द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया आर ड्यू टू डैश, आंसर इज वेजो ऑक्लूजियो फेनोमेना। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन एमआई, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन इफ ब्लड सप्लाई इज डिक्रीज टू द हार्ट, क्योंकि अगर ये सिकल शेप आरबीसी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करे तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट क्या हो जाएगी? कम। इसको पहले कहते हैं एंजाइना। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज कॉल्ड एंजाइना। और अगर वो ब्लड सप्लाई हार्ट को इतना कम हो जाए कि वहां पे सेल की क्या हो जाए? डेथ, इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए दो चीजें याद रखें, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट विदाउट एनी सेल डैमेज। ब्लड सप्लाई जरूर अगरचे कम है लेकिन सेल की डैमेज नहीं हुई है, इट इज कॉल्ड एंजाइना। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई मजीद कम होती रहे और वहां पे लोकल सेल की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखे। इसलिए एंजाइना, लोग पहले कहते हैं ना एंजाइना इज अ चेस्ट पेन, एंजाइना इज नॉट अ चेस्ट पेन, एंजाइना इज अ डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट which leads to chest pain. So chest pain is a symptom of angina, but angina itself not a chest pain. Clear है? इसलिए आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि जिन लोगों को एंजाइना हो या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो उसको सीवियर चेस्ट पेन होता है, तो जल्दी हम उसके जबान के नीचे क्या रखते हैं? गोली रखते हैं। एनजीसेट के नाम से गोली आती है, देखिए कि नहीं? एनजीसेट इज अ वेजोडायलेटर, ये नाइट्रोग्लिसरीन है, अंडर द टंग रखते हैं एंड विद इन 2 to 3 मिनट पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ठीक है जी? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया याद रखें, इसके लिखे कि ये सिम्टम इंसान को तब बढ़ते हैं अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो और उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इन सिम्टम की सिविरिटी क्या होगी? ज्यादा। सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में ये सिम्टम तब ज्यादा आते हैं व्हेन द पेशेंट इज लिविंग ऑन हाई एल्टीट्यूड। अगर फॉर एग्जाम्पल सवात वाली साइड पे जाए या इस तरह हिली एरियाज पे जाए जहाँ पे किसी को सिकल सेल एनीमिया हो, डॉक्टर्स यही बताते हैं कि आप नीचे आकर किसी मैदानी एरिया में रहना शुरू करें, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? कम होता है, हाइपोक्सिया होता है, और सिकल शेप आरबीसी ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी नहीं कर सकती। इसलिए इन लोगों में दीज सिम्टम बिकम मोर व्हेन देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड और इन्फेक्शन। तो इसलिए इन लोगों पे वहां पे रहना चाहिए
जो एरिया हाईली वेंटिलेटेड एरिया हो। क्लियर है? लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन, सिकल सेल एनीमिया की इन्वेस्टिगेशन लेके कि विच इन्वेस्टिगेशन वी विल डू फॉर सिकल सेल अनीमिया पेशेंट। सिकल सेल अनीमिया पेशेंट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, नंबर 1 इज सीबीसी। हम क्या करते हैं? सीबीसी। सीबीसी, इसमें एचबी क्या होगा? कम। फिर हीमोग्लोबिन हम देखते हैं एचबी, इट विल बी एचबीए और एचबीएस। एचबीएस स्टैंड फॉर दैट हीमोग्लोबिन बिकम सेकल शेप, इसको एचबीएस कहते हैं। हीमोग्लोबिन सेकल शेप इसको कहते हैं। और डेफिनेटिव टेस्ट बताया था मैंने, डेफिनेटिव टेस्ट इज एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस थैलेसीमिया में भी की जाती है और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिकल सेल एनीमिया भी। तो नीचे लेके कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, हाँ जी, कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ये थैलेसीमिया के लिए भी कंफर्मेटरी है, सिकल सेल एनीमिया के लिए भी कंफर्मेटरी है। ट्रीटमेंट लेके शाबाश। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? देखते जाए। नंबर 1 सप्लीमेंटल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सप्लीमेंट। ट्रीटमेंट में लेके सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। आप लोगों को अभी क्या बताया कि ये सिम्टम तब बढ़ते हैं जब ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाए? कम। तो हमने ऑक्सीजन को बढ़ाना है ताकि सिम्टम में क्या चीज आ जाए? कमी आ जाए। तो लेके सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। नंबर 2 आईवी फ्लूइड देते हैं, मतलब ड्रिप वगैरह नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं, आईवी फ्लूइड, ठीक है, इंट्रावीनस फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड। हाँ जी। थर्ड नंबर क्या करेंगे? हाँ दिल, थर्ड नंबर सिकल सेल डिजीज का पेशेंट आपके पास आया है, थर्ड क्या करेंगे? हाँ? कुछ नहीं करेंगे? हाँ जी, के साथ क्या करेंगे? हाँ, खबर यार, ब्लड ट्रांसप्लांट पे डायरेक्ट ना जाए। क्या करेंगे? शाबाश। नहीं नहीं, वो तो ऑक्सीजन की बात हो गई। पेशेंट को पेन वगैरह है कि नहीं? इसमें सीवियर पेन होता है तो लेके एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मीन पेन किलर देते हैं, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स और इसके सामने लेके टू रिड्यूस द पेन, तो पेन को कम करने के लिए हम क्या देते हैं? एनाल्जेसिक्स देते हैं। नेक्स्ट तो जनाब क्या देते हैं? शाबाश। एनाल्जेसिक्स के साथ साथ हम क्या देंगे? हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया ये कल मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये और कहाँ पे देते हैं? ये थैलेसीमिया में देते हैं कि नहीं? हाइड्रोक्सी यूरिया, हाँ जी, हाइड्रोक्सी यूरिया इसमें भी देते हैं। ये क्यों देते हैं? हाइड्रोक्सी यूरिया का काम क्या है? कल क्या बताया था? सुबह नाश्ता याद है? हाँ, हाइड्रोक्सी यूरिया इट इंक्रीज एचबीएफ, ये फीटल हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ाता है। तो हाँ, ये फीटल हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ा देता है। तो हाइड्रोक्सी यूरिया में लेके इंक्रीज एचबीएफ, फीटल हीमोग्लोबिन। क्लास में कौन बंदा है कि वो बताए कि फीटल हीमोग्लोबिन हम इसमें सिकल सेल में क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वेरी गुड। सिकल सेल एनीमिया का इशू किस चेन में है? बीटा चेन में है। और एचबीएफ में 2 अल्फा 2 गैमा होता है। तो अगर इसको हम बढ़ाए तो बीटा को आने में देर लगेगी, तो सिम्टम कम हो जाएंगे कि नहीं? तो एचबीएफ को बढ़ाने का फायदा यह है कि बीटा चेन जल्दी अपेयर ना हो जाए और गेमा चेन चलता रहे ताकि सिम्टम की ऑनसेट में देर लग जाए। क्लियर है? तो ये याद रखें, सिकल सेल एनीमिया अगर बच्चा पैदा हो जाए, एक जीन फादर ने कंट्रीब्यूट किया, एक मदर ने कंट्रीब्यूट किया, और बच्चे को डिजीज आ गई, तो उसको सिम्टम जल्दी आएंगे कि 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन को खत्म होने में 6 मंथ लगती है। तो जो गामा चेन है जब वो किस पे रिप्लेस हो जाए? बीटा पे, फिर जाके बच्चे में सिम्टम्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो वो कौन सी 2 कंडीशन है जिसमें बच्चे को सिम्टम आने में 6 मंथ लगेंगे? वन इज थैलेसीमिया, अनदर इज सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि दोनों के अंदर इशू किस में होता है? बीटा चेन में होता है। क्लियर है? और बीटा चेन को अपेयर होने में कितने माह लगते हैं? 6 मंथ लगते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट
हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस एंड सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट पढ़ाओ दूसरा एनीमिया। हाँ पढ़ाओ, चले ब्रेक करें, इसके बाद एनाटॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ थक गए, अभी आहिस्ता आहिस्ता